हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार हूं। मिलते चलते हैं फिर नई क्लास शुरू करते हैं और बायोलॉजी को आसान बनाते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 10% लॉ, दैट मीन्स एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, विल वर्क। फूड चेन्स क्या होते हैं, फूड वेब क्या होती हैं, और नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती इंडिविजुअल। देयर इज नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स एंड दैट इज नेम्ड एज फूड वेब। उनमें किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है, क्या एनर्जी फ्लो का डायग्राम है, किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती हैं, डिफरेंट तरीके की फूड चेन्स, ऑल वी हैव डन this pyramidal structure of tropical levels and all the give reasons related to that. अब हम स्टार्ट करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बोर्ड में आता है, दैट इज फार इंपॉर्टेंट टू डील विद, और इसको हमें अच्छे तरीके से ध्यान भी रखना है और समझना भी है। देखिए, व्हाट इज एक्चुअली द बायोमैग्निफिकेशन। Biomagnification, if we deal with the term meaning, so we need to know bio means living, मैग्निफिकेशन मैग्निफाई वर्ड से लिया गया है, मीन्स एनलार्ज, इंक्रीज। So what actually the biomagnification is, this is the gradual increase of harmful chemicals. Of these harmful chemicals are excessive use of chemicals, chemical fertilizers, pesticides, weedicides, fungicides, etc. So gradual increase of harmful chemicals in at each trophic level or at successive trophic levels in a food chain. So that's it. That is the definition of biomagnification. अब इसकी खासियत ये है कि जैसे जैसे फूड चेन, अब सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एज वी टेक द एग्जांपल ऑफ प्लांट। प्लांट से सपोज कीजिए ग्रास, और प्लांट से ले लिया जी हमने काव, और काव का मिल्क जो है मैन ने उसको कंज्यूम किया। अब यहां पर कहां से डेवलपमेंट हुई, वाटर में सपोज कीजिए ये एक्सेसिव केमिकल्स वॉश आउट होकर पहुंच गए, उसमें मिक्स हो गए। अब इस वाटर को प्लांट ने लिया और इसमें समझ लीजिए कि डीडीटी का लेवल जो था वो सपोज कीजिए 0.1 पार्ट्स पर मिलियन था।
अब यहां पर डीडीटी क्या है? दैट्स ये एक तरीके की आपका इंसेक्टिसाइड है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये केमिकल का नाम है। और ये पीपीएम का मतलब है, पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10⁶। कि 10⁶ वॉल्यूम किसी भी वाटर बॉडी का हम लें तो उसमें ये 1 पार्ट, ओनली 1 पार्ट इज देयर। तो ऐसे ही यहां पर 0.1 पार्ट है 10⁻⁻⁶ पार्ट में। अब ये प्लांट में पहुंचेगा, सो दैट बिकम, इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट विल इंक्रीज। अभी क्यों इंक्रीज हो रही है आई विल टेल यू। फिर प्लांट को काऊ ने खा लिया, सो दैट कंसंट्रेशन अगेन विल इंक्रीज। सपोज करिए ये पॉइंट आपका 1.5 ppm हो गई। और फिर मिल्क के थ्रू हमारे अंदर दैट विल इंक्रीज, सपोज दैट विल बी 2 ppm। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर आप देख रहे हैं इट विल इंक्रीज, ये बढ़ती चली जा रही है इसकी कंसंट्रेशन। और इसी को ही हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों बढ़ रही है ये, उसका रीजन है ये केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स हैं दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, these chemical neither be excreted nor be digested only, nor be digested, neither be excreted, only be accumulated। ना डाइजेस्ट होते हैं ना एक्सक्रीट होते हैं, केवल इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि why is there increase of of concentration of harmful chemicals during biomagnification, chemicals, why is there increase of concentration of harmful chemicals at each successive level in a food chain? Why there this increase? So this is the answer of this question, जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है कि केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नीदर बी एक्सक्रीटेड नॉर बी डाइजेस्टेड, ओनली बी एक्यूमुलेटेड एट ईच लेवल। तो इसलिए वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन विल राइज, और इसी को ही हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा अपने घरों में कि बाहर से आपके परिवार में गेहूं की बोरी आई सपोज करिए, तो उस बोरी को अब हम एक बार में तो सारी बोरी का आटा पिसवा नहीं लेते हैं गेहूं का। तो धीरे धीरे उसका सपोज करो 10 किलो गेहूं हमने निकाला, तो उसको अच्छे तरीके से पहले धोया जाएगा, फिर उसको धूप में सुखाया जाएगा, फिर उसके बाद उसको आटा चक्की पर भेजा जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि उसके अंदर जितने भी पेस्टिसाइड वीडिसाइड जितने भी है केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को हम जो भी उसकी सरफेस पर चिपके हुए हैं उन्हें हम हटा दें। देखो जो अंदर एब्जॉर्ब हो गए उनका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना एक्स्ट्रा है चारों तरफ है उनकी सरफेस पर,
गेहूं की सरफेस पर, उसको हम हटा सकते हैं। तो उसको हटा दिया। ऐसे ही जब हम बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं, वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, तो उनके साथ भी यही प्रैक्टिस करते हैं हम कि उनको अच्छे तरीके से पहले धोया जाता है, फिर उनको रखा जाता है बाहर एक आध घंटे, और उसके बाद फिर उसको फ्रिज में रखते हैं। तो यही तरीका होता है ताकि हम उन सारे प्रोसेसेस से, जो बायोमैग्निफिकेशन का एक पीक पॉइंट है, उससे कुछ हद तक अपने आप का बचाव कर सके। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट अबाउट दिस। अब इसको बुक के हिसाब से पढ़ते हैं, व्हाट वी हैव इन द बुक। तो बुक में आपको क्या क्या मेंशन किया हुआ है, देखिए। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ unknowingly some harmful chemicals enter in our body, कि हम नहीं जानते फिर भी हमारे शरीर में एंटर हो रहे हैं। क्लास नाइन्थ में वाटर पोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ, देखिए आ गई वही बात, वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। तो ये हो गया रीजन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। रीजन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, these chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies। तो ये पानी के साथ बहते हुए चले जाते हैं। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स एंड फॉर्म द वाटर बॉडीज, दीज आर टेकन अप बाय द एक्वाटिक प्लांट्स। तो ये आपको बता रहे हैं कैसे ये प्लांट्स के अंदर पहुंचता है, और प्लांट्स के थ्रू ही फिर आगे और कंज्यूमर्स के अंदर ये फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसको सबसे पहले मैं आपको शेयर कर रहा हूं बच्चों, इसको अच्छे तरीके से आप स्कैन करें, फ्यूचर यूज के लिए सेव करें और अपने नोट्स बनाएं, जो कि बहुत जरूरी है, ताकि चैप्टर अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकें। दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। सो आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस क्यूआर कोड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए जी, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में पहुंच गया इस तरीके से। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन। ये सबसे पहला तरीका है जिसमें फूड चेन में ये एंटर हो गए। एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दीज गेट एक्युमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जो भी मैंने आपको बताया देखिए वही लिखा हुआ है। उसके बाद, एज ह्यूमन बींग्स ऑक्युपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्युमुलेटेड इन आवर बॉडीज। क्योंकि अभी मैंने बताया ये आपको नाइदर दीज डाइजेस्टेड नॉर excreted, only these accumulated at each trophic level, and the maximum harm is to be done at the top ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है। और यही रीजन आजकल कैंसर बड़ा सुनने में आ रहा है, तो उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। दिस फिनोमिनन इज नेम्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको ही हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आ चुका है। दिस इज द रीजन व्हाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू। इसका भी यही आंसर है, क्योंकि उसके अंदर आपको बायोमैग्निफिकेशन ही लिखना है। देखिए, दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स। उनके ऊपर का एक्स्ट्रा आप हटा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो पहुंच गया उसका रिमूव करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट वे टू डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, टू अवॉइड देम इन फ्यूचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बच्चों ध्यान में रखना है। एक ये 2 नंबर में एक बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको भी इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से समझना है और डील करना है। देखिए, अब इसके बेसिस पर एक एक्टिविटी दी हुई है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट पेस्टिसाइड लेवल्स इन रेडीमेड फूड
items are often seen these days, and some states have banned these products. डिबेट इन द ग्रुप्स नीड फॉर सच बैंस। इनके ऊपर डिबेट होनी बहुत जरूरी है। अब ये एक बड़ा अच्छा सोर्स हो सकता है जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये उसका बड़ा अच्छा सोर्स हो सकता है क्योंकि इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आपका थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन बायोमैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड इन दीज फूड आइटम्स? अभी मैंने आपको बताया, देखो भाई, सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या है। जब हम किसी भी पेस्ट को किल करने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए, अपनी क्रॉप को बचाने के लिए उसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया गैमेक्सीन होता है, डीडीटी होता है, ये डिफरेंट अलग अलग पेस्टिसाइड्स हैं। कुड पेस्टिसाइड्स गेट इनटू आवर बॉडीज फ्रॉम दिस सोर्स थ्रू द अदर फूड प्रोडक्ट्स आल्सो? अब देखो, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं आते तो सब प्लांट्स के थ्रू ही हैं, और प्लांट से ही हमारी सारी के सारे फूड प्रोडक्ट्स का प्लांट ही सोर्स है। तो इसलिए उनके थ्रू इसका हमारे अंदर तक पहुंचना, दैट इज वेरी कॉमन। डिस्कस व्हाट मेथड्स कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स। भाई, पेस्टिसाइड्स इनटेक का सबसे जरूरी चीज यही है कि मिनिमम यूज ऑफ दीज केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और उसका तरीका यह है कि हमें अपने काम में स्मार्ट होना पड़ेगा। वी हैव टू बी स्मार्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द ओनली वे जिससे हमें इस पर्टिकुलर समस्या का समाधान मिल सकता है। वी कैन हैव द रेमेडी ऑफ दिस बिग प्रॉब्लम, बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। खाली ये बायोमैग्निफिकेशन ही नहीं कर रही है, दैट कैन कॉज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, और आपका फूड चेन इम्बैलेंस। फूड चेन का भी इम्बैलेंस करती है। अब कैसे फूड चेन का इम्बैलेंस करती है, देखिए समझिए। सपोज करिए टिड्डी, जिसे हम कहते हैं ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को किल करने के लिए एक फार्मर ने अपने फील्ड के अंदर पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, तो उससे ग्रास हॉपर मरने शुरू हो जाएंगे। अब उस रीजन के जितने भी फ्रॉग्स होंगे वो उस ग्रास हॉपर को खाने के लिए ही, उनके लिए खाना है वो, तो उनको खाने की कमी होगी तो कहीं ना कहीं फ्रॉग्स मरने शुरू हो जाएंगे। अब जब फ्रॉग्स मरने शुरू हो जाएंगे, उनको सांप खाता है तो कहीं ना कहीं सांप को अपने खाने के लिए दिक्कत होगी। अब जब सांप मरने शुरू हो जाएंगे तो हॉक, बाज, चील, जितने भी सांप को खाते हैं उनको खाने की प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए आप कि एक ट्रॉफिक लेवल जब अफेक्ट होता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स पर भी उसका इफेक्ट साफ दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस ऑफ food chain, and that imbalance of food chain also cause imbalance in ecosystem. So that is very very important. तो ये फिर हमने एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में ये बन सकता है। ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो वो अभी हमने डिस्कस किया। फिर इसको आप स्कैन करें, डील करें, इसको सेव करें, इनके नोट्स बनाएं इसी तरीके से जैसा समझाया गया है। That is very very important. So I think this is enough time. Let's move to next. अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, what are trophic levels? So place of any organism in a food chain, that is named as, on the basis of food, that is named as trophic level. Give an example of a food chain, state the different trophic levels in it. तो अब आपके पास बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स, ये आप दे सकते हैं। दिस वन, ये रहे आपके पास। इसमें 3 ट्रॉफिक लेवल हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सभी के अंदर प्लांट्स का होता है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल इज हर्बीवोर। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में भी प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शरी कार्निवोर। इस तरीके से आपके पास ये 3 ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन है। ये आपके पास 5 ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन है। दिस वन ऑफ 4 trophic level food chain. So you can explain like that. That's a good question. Can be asked in 2 marks. Next, what is the role of decomposers? तो पूरा मैंने आपको ये मार्क कराया था।
इमेजिन वाले पैराग्राफ से, और आपसे कहा भी था कि बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक इट वेरी सीरियस। तो ये रहा कि पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट products of the organism. First point. Second, these microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances. ठीक है जी। तीसरा, they go into the soil and are used up once more by the plants. तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स आप बना सकते हैं, और ये मैक्सिमम आज तक 3 नंबर में ही आया है। तो उसका पूरा का पूरा वेटेज मैंने आपको समझा दिया कि हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज द हाउ डू एक्टिविटीज आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। हम जो अलग अलग तरीके की मैन मेड एक्टिविटीज करते हैं, अब जैसे कि अभी हमने पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनके अलग अलग एक्सेसिव यूज करने के कॉन्सिक्वेंसेस को हमने पढ़ा कि उनसे हमें क्या नुकसान हो सकता है, और हमने जाना वो। तो अब उसी तरीके से एक और बड़ा नुकसान है, पॉल्यूशन से बड़ी ज्यादा दिक्कतें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अब उनमें एक नाम है भाई, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन वो हम इंपॉर्टेंस खुद अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं, एंड दिस इज द ओजोन मॉलिक्यूल। ये ओजोन मॉलिक्यूल बेसिकली आपका एटमॉस्फेयर का जो एक हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है, उसके अंदर जो लगभग जिस एटमॉस्फेयर में हम हैं, उससे 45 किलोमीटर ऊपर ये एटमॉस्फेयर होता है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ये ओजोन मॉलिक्यूल होता है, और ये 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मेन काम है टू ट्रैप यूवी लाइट्स एंड टू प्रिवेंट them to reach at Earth's atmosphere। अर्थ एटमॉस्फेयर तक पहुंचने में इसको रोकता है, ये अब्सॉर्ब कर लेता है उसको, जिसकी वजह से अब ये यूवी लाइट नहीं होती हैं। अदरवाइज अदरवाइज इस यूवी लाइट से हमें क्या नुकसान होगा? स्किन एलर्जीज, स्किन कैंसर कैन कॉज, और इसके अलावा चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डीएनए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डीएनए, और जिसकी वजह, जिसको ही हम क्या नाम देते हैं? म्यूटेशन। इसी को ही हम नाम देते हैं म्यूटेशन, सडन चेंजेस। तो इतने सारे हमें इससे नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए कितने मेजर हार्मफुल इफेक्ट से हमें ये ओजोन बचा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने ही हाथों से इस ओजोन के उस चादर को, उस एटमॉस्फेयर को, उस लेयर को डिसॉल्व कर रहे हैं, और उसे हम कहते हैं ओजोन डेप्लीशन। तो इतना आप बच्चों स्कैन करें, इसको नोट्स की फॉर्म में लिखें, ये ओजोन क्या है और उसके क्या फायदे हैं, कहां होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब बच्चों बात करते हैं, दिस इज एनफ टाइम। आपने सुने होंगे सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज, जो पेंट्स बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं, जो फर्नीचर्स पर पॉलिश करने के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी एयर कंडीशंस हैं, उनमें एक कंपाउंड यूज होता है, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, दैट इज नेम्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में मीथेन पढ़ा है। अब अगर हम मीथेन के
हाइड्रोजन्स को क्लोरीन या फ्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो उसको हम नाम देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, जैसे मैंने इसमें आपको दिखाई ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर इसको और थोड़ा सा कम हार्मफुल बनाने के लिए उसमें क्या किया गया कि कुछ हाइड्रोजन इसके छोड़ दिए गए और उनको फिर देखा गया तो इनको कहा गया हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसानदायक है ये क्लोरीन। ये क्लोरीन बहुत ज्यादा शैतान है, दैट इज मोस्ट मिसचीवियस, क्योंकि ये बड़ी हल्की होती है और ये हवा के साथ धीरे धीरे राइज होती हुई स्ट्रेटोस्फियर से पहुंच जाती है और वहां स्ट्रेटोस्फियर में इसकी बड़ी पक्की दोस्ती है क्लोरीन की ऑक्सीजन के साथ। वो क्लोरीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन को तोड़ देती है, ओजोन बनने देती नहीं है, जिसकी वजह से ओजोन डेप्लीशन होना स्टार्ट हो गया था और 1987 में सबसे पहले हमें पता लगा था और अंटार्कटिका पर बहुत बड़ा हिस्सा ओजोन की चादर हट गई थी वहां से कुछ, और वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम उसको अब रोकने की पूरा भरसक कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसमें बहुत ज्यादा बेसिस पर सफल नहीं हुए हैं, हमें उसमें स्पेशल कोई सफलता नहीं मिली है। इसीलिए अब इनके ऊपर टोटली बैन कर दिया गया है, कोई किसी भी तरीके के सीएफसीज पर देयर इज टोटल बैन। और एयर कंडीशन में भी आज की तारीख में अब अमोनिया यूज किया जा रहा है और दूसरी गैसेस फिरॉन्स यूज कर रहे हैं अब, और बेहतर, इससे भी बेहतर, इनके ऊपर भी बहुत कम ध्यान है अब। तो अब नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं ताकि कम से कम लॉस हो एनवायरमेंट को और हमारा काम भी बन सके, और इसे ही इको फ्रेंडली एनवायरमेंट बोला जाता है। तो इसको बच्चों फिर सेव कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, क्योंकि इस पर भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में बड़ा कॉमन है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, यह पूछा जा सकता है इस बार भी, तो इसलिए यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट दैट। तो हमें उसी हिसाब से सोच समझकर इसको आगे बढ़ना है और समझना है। दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस क्यूआर कोड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, अब बुक में क्या दे रखा है उसको फोकस करते हैं। Ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. अब देखिए, while O2 which is an normal refer to as oxygen, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप सभी जानते हैं, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन, अगर हम उसको सीधे तौर पर इनहेल कर लें तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, ये एक पॉइजन है। हाउएवर एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो भी मैंने आपको बताया, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर, इस स्ट्रेटोस्फियर की लेयर की हम बात करें जो कि लगभग 45 किलोमीटर ऊपर है हमारे एटमॉस्फेयर से जिसमें हम रहते हैं। तो ओजोन परफॉर्म्स एंड इसेंशियल फंक्शन, अब देखिए आ गया वो इसेंशियल फंक्शन जो भी आपको बताया था कि इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, वही सेम दे गई है, तो इसको आप फिर क्यूआर कोड से एक्सेस कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, इसके नोट्स अपनी कॉपी में फिक्स कर लीजिए ताकि आप इसको बार बार लिख लिख कर लर्न करें, समझें और अच्छे एग्जाम को देकर आए, उसमें लिखें, ताकि आपका एग्जाम बढ़िया जाए, आपको मार्क्स बढ़िया मिले। इसीलिए ये क्लास चल रही है, आपको एक्सपर्ट, आपको बेस्ट बनाने के लिए इस चैप्टर में और सभी बायोलॉजी के चैप्टर्स में। So this is enough time. Okay, let's move to next. This radiation is highly damaging to organism. For example, is known to cause skin cancer in humans. यही मैंने आपको बताया था, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि स्किन एलर्जीज हो जाती है,
इन डीएनए के बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो डीएनए की फ्रीक्वेंसी में भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन, सडन चेंजेस भी डेवलप होते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ओजोन बनती है। लेट्स फोकस ऑन दैट कि हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। तो देखिए बड़े ध्यान से कि ओजोन इज द एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पर यूवी लाइट पड़ी, ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को तोड़ दिया और ये एटॉमिक ऑक्सीजन में बदल गए। अब इन एटॉमिक ऑक्सीजन में से एक एटम फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना देगा। तो ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका है कि हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फियर और हाउ ओजोन लेयर इज डेवलप्ड। The amount of ozone in atmosphere began to drop sharply 1980s में। ठीक है जी, ये गिरना शुरू हुआ। इसकी जानकारी बेहतर ढंग से हमने निकाल पाए हम। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक, देखिए वही आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है जी। इन 1987 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है, सक्सीडेड इन forging an agreement to freeze CFC production at 1986 लेवल्स, यानी कि जो लेवल 1986 में था कि वहीं पर इस लेवल को रोक दिया जाए और पूरे के पूरी दुनिया में कोई भी इन CFCs का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अब इस तरीके की चीजें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सो इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अभी मैंने आपको बताया कि अब रेफ्रिजरेशन के लिए फिरॉन्स का यूज किया जाता है, जो कि हानिकारक नहीं है, इस लेवल पर हानिकारक नहीं है। देखो केमिकल्स आप कहें कि बिल्कुल हानि नहीं करते, हार्मफुल नहीं होते, तो दैट हम इससे मना नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर दे सो ये भी बहुत बड़ा काम है। उसको भी हम इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो अब इसी चीज को मैं आगे बेटा आपको क्यूआर कोड एक्सेस कर रहा हूं, तो इसको आप स्कैन करें, इसको सेव करें और इसके बेसिस पर नोट्स बनाएं और उनको अच्छे तरीके से लिख लिख कर समझें और फ्यूचर यूज के लिए उनको प्रिजर्व रखें, ताकि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का आंसर्स दे पाएं। तो ये एक और टॉपिक खत्म होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं ओजोन डेप्लीशन। तो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर दिस क्लास। इससे अगली क्लास में हम बच्चों इसका बचा हुआ टॉपिक और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे जितने भी हम अलग तरीके के कूड़े करकट हैं, लिटर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो डेली बेसिस पर हमारा कूड़ा करकट है, तो उन सभी को कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, क्या उनके तरीके हैं डिफरेंट, तो ये एक बेसिक आइडिया हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक के क्लास के लिए चीजें अच्छे तरीके से देखें, इनको वीडियो को, इनको नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी में प्रिजर्व रखें और फ्यूचर यूज के लिए इनको याद रखें, बार बार लिख कर देखें, समझें और क्वेश्चंस को डील करें जो भी आपको बताए हैं। इसी तरह जुड़े रहिए मेंटोर जी क्लासेस के साथ, आनंद लेते रहिए सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट्स को इजी बनाते रहिए और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ ऐसे ही बजाते रहिए।